आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी टिप 8 पर। बहुत दिनों के बाद आज फिर से एक लाइव वीडियो लेकर के आया हूं। इस लाइव वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ने चाहिए, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूं, क्योंकि हमारी जो लास्ट टाइम लाइव वीडियो चली थी उसमें काफ़ी स्टूडेंट जो हैं ऐड हुए थे और श्रेष्ठता है वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर करें, लिंक को शेयर कीजिए। अभी बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जो अभी हमारे चैनल से टच में आए हैं, अभी वो बहुत ही कम स्टूडेंट जुड़े हैं। अभी तक 233 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। लास्ट टाइम 2500 से भी ऊपर ये संख्या चली गई थी। तो उन्हें तो वीडियो को भी जो है इससे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिले। नमस्कार शेखर जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? आपकी स्टडी अच्छी चल रही है, आपने कमेंट करके मुझे बताया है और बहुत बार आपने अपने जो क्वेश्चंस हैं वो भी मुझसे डिस्कस किए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। राजीव जी, गुड आफ्टरनून, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आदित्य कुमार जी, बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो, आप एक भी वीडियो मेरी मिस नहीं करते हैं, सभी वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपको बधाई। अंजलि मेहता जी, यस, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन जानना चाहते हैं वो धीरे धीरे ही आपको बताए जा सकते हैं। एक ही वीडियो में केवल आपके ही क्वेश्चन जो है नहीं पुट किए जा सकते या नहीं डिस्कस किए जा सकते। यहाँ पर और भी स्टूडेंट हैं, आप समझिएगा कि उनके भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनको भी सॉल्व करना होता है। कोशिश करेंगे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं। तो एक क्वेश्चन तो हम अभी ले लेते हैं आपका। आपने कहा है कि हमारे देश का जो भौगोलिक स्वरूप है, हमारे देश का जो भौगोलिक स्वरूप है वो एशिया की किस दिशा में है? तो हमारे देश का भौगोलिक स्वरूप आप देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको बहुत बड़ा विस्तार से बता देता हूँ। ये है हमारी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, और यहाँ से हम इसको हाफ में डिवाइड कर देते हैं। ये अफ्रीका आ जाता है, यहाँ पर ये अफ्रीका आ जाता है और ये आपका अमेरिका वाला क्षेत्र आ जाता है। इधर जो है आपका चाइना, एशिया, ये सब आ जाते हैं। तो इंडिया यहाँ है, इंडिया यहाँ है। इस क्षेत्र में आप एशिया को कितना बताएंगे? आपका एशिया जो है वो ये क्षेत्र एशिया का होता है, रेखा से थोड़ा दूर ये क्षेत्र आपका एशिया का होता है। तो आप खुद ही देखिए, यहाँ पर जो आपका भारत है, यहाँ पर जो आपका भारत है, ये आपका भारत दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया। अब हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट कितने जुड़ रहे हैं। 311 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, बड़ी अच्छी बात है, और भी धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। पल भर में ही काफ़ी संख्या बढ़ जाती है। तो और भी क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल को हम ऐसे लगाते हैं ताकि हमें दिखता रहे। हाँ जी, क्वेश्चन पूछा गया है, मंदसौर का युद्ध कब और कहाँ हुआ था? तो मंदसौर का युद्ध पूछा गया है और ये कब और कहाँ हुआ था ये पूछा है। तो आंसर है यहाँ पर 2, मंदसौर का युद्ध। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैं बता देता हूं कि ये जो युद्ध है, ये जो मंदसौर का युद्ध है, ये मराठा मल्हार राव
तथा अंबर राजपूत के बीच 1733 में मंदसौर में लड़ा गया था। और इस युद्ध में अंबर राजपूत जो थे उनका नाम था जय सिंह, और इस युद्ध में जय सिंह की हार होती है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, नॉलेज को इंक्रीज करने वाला क्वेश्चन है। हमारे देश के जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें से एक इम्पोर्टेंट ये भी रहा है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ज्योग्राफी से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, टैगा जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो टैगा जलवायु पूछा है, ये जलवायु कहाँ पाई जाती है, इसकी विशेषता क्या है, इस पे कौन सी वनस्पति होती है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, ये जो टैगा जलवायु है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है टुंड्रा स्टेपीज के बीच एक सदाबहार कौनधारी वन की जलवायु पाई जाती है। इसे ही टैगा कहते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये ज्योग्राफी से संबंधित है और उच्च लेवल के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में से एक है। बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट। 478 हमारे स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और लाइक कमेंट शेयर के मामले में ये चैनल अपने क्षेत्र में सबसे आगे निकल जाना चाहिए। स्टडी में इसका नाम तो आगे आ ही रहा है। स्टेप बाय स्टेप ये धीरे धीरे एक एक चैनल को पछाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। और लाइक कमेंट शेयर के मामले में भी ये धीरे धीरे ही सही पर आगे जरूर बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, सर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु कहाँ होती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हरियाणा के जिक्के से भी संबंधित है ये प्रश्न। अभिमन्यु इसकी मृत्यु जो है वो अमीन गांव में होती है। अमीन गांव में होती है अभिमन्यु की। जब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी तो कुरुक्षेत्र के मैदान से बहुत आगे तक ये चक्र बना हुआ था और अभिमन्यु इसमें एंट्री कर जाते हैं और वो लड़ते झगड़ते दुश्मनों का सामना करते हुए स्थिर नहीं रह सके और उनको आगे पीछे बढ़ना पड़ा और धीरे धीरे वो एक गांव की सीमा में पहुंच जाते हैं और वो गांव था अमीन। वहीं पर उनको जो कुरु योद्धा हुए हैं उन्होंने घेर करके उस अकेले को मारा था अमीन गांव में। और ये कहाँ है? अब जींद में है। अब ये कहाँ है? जींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं? अभिषेक जी, अभिषेक के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। अभिषेक कह रहा है कि सर पूछा है कि तमिलनाडु में जो शिव समुद्रम डैम बना हुआ है वो किस नदी पर बना हुआ है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है। शिव समुद्रम डैम के विषय में पूछा है। तो यहाँ पर पूछा है कि अभिषेक जी कह रहे हैं कि सर भारत का शिव समुद्रम डैम वो कहाँ है? तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। इसका आंसर है शिव समुद्रम
बांध तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि सर गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। गुलाबी क्रांति पूछा है और ये किससे संबंधित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है ये। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। झींगा उत्पादन से है। जो समुद्र से झींगे पकड़े जाते हैं और उसका व्यवसाय किया जाता है, इसी के उत्पादन से संबंध है गुलाबी क्रांति का। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति जी आई हैं। ज्योति जी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर हमारे देश में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। देखिए आपको बता देता हूं, वैसे तो ज्यादातर जो चेस्टनट सॉइल है यानी कि लाल मिट्टी है, ये एक स्पेसिफिक जगह पर पाई जाती है। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र हुए हैं उसकी तराई क्षेत्र में, उसके तलहटी क्षेत्र में ये मिट्टी भी काफी मात्रा में पाई जाती है। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, लाल मिट्टी तमिलनाडु में और हरियाणा में अगर बात करें, हरियाणा में अगर बात करें तो लाल मिट्टी जो है यमुनानगर में पाई जाती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, गजब के क्वेश्चन है। रशीद खान जी आए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया है, आप बताइए। रशीद खान जी का क्वेश्चन आ रहा है, टाइप कर रहे हैं, तब तक हम बातें करते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट और टीचर सभी एक समान है। हमें भी कुछ सीखने को मिलता है और आपको भी सीखने को मिलता है। आपकी जो क्वेश्चन है आपकी वो शांत हो जाती है जिज्ञासा, और हमारे जो क्वेश्चन दबे पड़े हैं दिमाग के अंदर वो उखड़ करके आ जाते हैं, और उसके माध्यम से और भी जो क्वेश्चन होते हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है शेख साहब का। सर भारत में पंचनद नाम से क्या प्रसिद्ध है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है। पंचनद, ये पंचनद क्या है? पांच नदी ही पंचनद है। ये पंजाब के रास्ते बहने वाली 5 नदियां हैं। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। नंबर 1 सतलुज, 2 व्यास, रावी, चिनाब और फिर है झेलम। ये 5 नदियां जो हमारा पंजाब है, पंजाब का मैदान है, ये बहते हुए पाकिस्तान की तरफ चली जाती हैं और फिर वहां पर जो पंजाब है उसके मैदान को सिंचित करती है। 5 नदियों से मिलकर के ये नदी तंत्र बनता है और ये ही कहलाता है पंचनद। और यहाँ पर जो है दोआब को भी देखा जा सकता है। जब 2 नदी ऐसे निकल रही होती हैं, इस तरह से 2 नदी जब निकल रही होती है और यहाँ तो क्या है कि 5 नदियां हैं, तो बीच बीच में जो ये जमीन है
इस जमीन को ही दोआब कहते हैं। जो बीच बीच में जमीन के टुकड़े दिखाई देते हैं ये दोआब कहते हैं। जिस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी पर संसार का सबसे बड़ा नद द्वीप बना हुआ है माजुली, इसी तरह से ये दोआब हैं। और पंजाब का नाम भी पंजाब, पन यानी कि 5 और जाब यानी कि जो नदियां हैं, जलीय क्षेत्र है, उसके विषय में आया है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम भी पंजाब पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न बड़ा ही यूजफुल पूछा गया है। देखिए प्रियांशी जी जो भी क्वेश्चन पूछती हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्वेश्चन, आजकल परीक्षाओं में भी काफी चल रहा है। और प्रश्न क्या पूछा है, विस्तारता का युद्ध। विस्तारता का युद्ध के विषय में पूछा गया है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है विस्तारता, इसका एक नाम और भी है और वो है हाइडेस्पिज़ता, हाइडेस्पिज़ता का युद्ध। तो ये युद्ध कब होता है, 326 बीसी में। 326 बीसी में ये युद्ध लड़ा जाता है। किस किस के बीच में लड़ा जाता है, पंजाब के महाराज पोरस और सिकंदर ने। पंजाब के महाराज पोरस और सिकंदर के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। और ये युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे होता है। झेलम नदी के किनारे इन दोनों के बीच में विध्वंसक युद्ध होता है। जब सिकंदर अपना विश्व विजेता बनने के अभियान पर था, एक के बाद एक वो देश को, कंट्रीज को जीतता हुआ जा रहा था, तो उसका सामना फिर वो फिर भारत की तरफ बढ़ता है। तो उसका सामना सबसे पहले भारत में राजा पोरस के साथ होता है और बड़ा ही जबरदस्त झेलम नदी के किनारे पर यह युद्ध लड़ा जाता है। ज्यादा समय राजा पोरस इसका सामना नहीं कर पाते और वो हार जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे सिकंदर आगे बढ़ता है तो उसको आगे रास्ते में जो दिखाई देता है वो भारत की सबसे विशाल सेना लिए हुए जबरदस्त जो सम्राट हमारा हुआ है वो उसके सामने आ जाता है। और वो मगध का शासक होता था उस समय और उसका नाम था सम्राट अशोक। उसने सिकंदर को भारत में आगे बढ़ने से रोका और जिसकी वजह से सिकंदर मुंह की खा करके वापस चला जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है जी आपने, वेरी गुड प्रियांशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पूछा है कि अकबर के द्वारा बनाई गई इमारत का नक्शा किसकी तरह है। यहां पर पूछा है अकबर द्वारा बनाई गई इमारत का नक्शा किस बौद्ध विहार की तरह है। तो मतलब ये पूछा जा रहा है, प्रश्न को ही हम अच्छे से समझ लेते हैं कि अकबर ने एक इमारत बनाई और उसका नक्शा एक बौद्ध विहार की तरह है, तो वो कौन सी इमारत है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है अकबर ने जो इमारत बनाई है उसका नाम है पंचमहल। पंचमहल इसका नाम है। और ये जो पंचमहल है इसमें आप देखेंगे कि पिरामिड के आकार का, पिरामिड के आकार का ढांचा है और कहां है, फतेहपुर सीकरी में।
फतेहपुर सीकरी में ये एक ढांचा बनाया था अकबर ने, और इसका जो मिलान होता है, ये जो मैच करता है, ये बौद्ध जो स्ट्रक्चर हुआ है, बौद्ध के जो मठ हुए हैं, उससे ये मैच करता है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूछा है कि सर, हरियाणा में घोड़ा नृत्य किस उत्सव पर किया जाता है। हरियाणा की संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप। और प्रश्न में क्या पूछा गया है, घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य, हरियाणा में घोड़ा नृत्य विवाह के समय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, राघव जी बोलिए। राघव जी बोल रहे हैं कि 14 जुलाई 2023 को हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। बिल्कुल ठीक है जी, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। सर ये बताइए कि पहला कब लॉन्च हुआ। क्या कमाल कर रहे हो यार। ये देखिए, चंद्रयान फर्स्ट ये 2008 में लॉन्च हुआ। 2008 में लॉन्च होता है चंद्रयान फर्स्ट। कब? 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को ये लॉन्च होता है। और काफी उस अभियान से हमारी इसरो जो एजेंसी है उसने सीखा है, और कमियां रह गई थी उनको सुधारा है। फिर सेकंड में काफी हद तक हम सक्सेस हुए हैं। असफल तो पूरी तरह नहीं हुए, पर काफी हद तक हम सक्सेस हुए हैं। और उसमें भी जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी उसको इस 3 चंद्रयान में अभियान में जो है उसको पूरा कर लिया गया है। और आज देखिए कितनी अलग अलग तरह की जबरदस्त जानकारियां पृथ्वी पर वो हमारा जो रोवर है प्रज्ञान और सैटेलाइट के माध्यम से हमारे पास भेज रहा है। तो बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है। पूछा गया है कि सर, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 13, HR के पहले राज्यपाल कौन थे। धर्मवीर जी हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। और इसका नाम जो है आपको कहीं कहीं धर्मवीरा भी आपको मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। धर्मवीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है प्रियांशी जी के द्वारा। ये प्रियांशी जी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आती है, और बड़े ध्यान से हमारी ये लाइव वीडियो देखा करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी गुंजाइश है हमारे इस वीडियो में कैंडिडेट्स यानी कि स्टूडेंट्स के जुड़ने की। देखिए, हमारा जो आज का स्टेटस गया है लाइव में कनेक्टिविटी का कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट इसमें जुड़ चुके हैं, तो 3122 स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। जल्द से जल्द आप सबसे पहले तो एक यह मेरे ऊपर एहसान करें कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और भी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं इसको देख करके, इसके लाइक स्टेटस को देख करके वो भी इसमें लिंक हो जाएं, वो भी जुड़ जाएं और वो भी लाइक करें। भाई, मेहनत की जा रही है तो उसका फल भी दीजिए, और आप लोग मेहनत करते रहिए, आपका फल आपको मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ प्रश्न प्रियांशी जी का लेते हैं हम। प्रियांशी जी ने कहा है कि जो चंद्रमा है, प्रियांशी जी कह रही हैं कि चंद्रमा से परावर्तित होकर प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर आता है। ये प्रश्न समझ में आया आप लोगों को। देखिए, चंद्रमा का खुद का तो कोई प्रकाश है नहीं, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब वो चमकता है। और जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं तो जिस पोजीशन में चंद्रमा होता है तो वहां से सूर्य की किरणें पड़ने से जो रिफ्लेक्शन होता है, जो परावर्तन, जो प्रकाश है, वो दूसरी दिशा में चला जाता है। उस दिशा में पृथ्वी होती है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, चंद्रमा से इस प्रकाश को परावर्तित होकर पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, ये पूछा है। तो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आंसर है
1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट 3 सेकेंड में ये प्रकाश जो है हमारी पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो अब चंद्रमा का पूछा है तो दिमाग में आ गया है कि सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश कितने में आता है? सूर्य का प्रकाश 500 सेकेंड, 500 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। और सूर्य के प्रकाश का कितना हिस्सा पहुंचता है? 2 अरबवां, 2 अरबवां हिस्सा जो है पृथ्वी पर पहुंचता है सूर्य के प्रकाश का। बाकी बीच में ही अवशोषित हो जाता है बादलों के माध्यम से, वायुमंडल के माध्यम से, धूल कणों के माध्यम से, हवा के माध्यम से, कई तरह की जो है बीच में लेयर्स आती हैं और ओजोन परत है उसके माध्यम से। तो इस तरह से जो है हमारे पास चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि सर एक राजपूत शासक हुए हैं जिन्होंने अपना अथाह, कह रहे हैं कि एक राजपूत शासक हुए हैं जिसने लगभग उत्तर और मध्य भारत पर अधिकार कर लिया था, तो उसका नाम पूछा है। जी ऐसा है साहिल जी, आपने क्वेश्चन तो पूछ लिया लेकिन मुझे डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि आपने एक भूमिका तो बना दी कि एक शासक हुआ, उसने मध्य और उत्तर भारत पर लगभग कंप्लीट अधिकार कर लिया। ठीक है ना, तो आपने कोई सन बताया और ना ही आपने मेरे को उस जगह का नाम बताया जहां से उसने स्टार्टिंग की। कैसे बताऊं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक हमारा जो शासक हुआ है जिसने ये कारनामा कर दिखाया था वो था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान था, सब जानते हैं। फिर एक और भी था और वो 13th सेंचुरी की बात है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं 12th सेंचुरी में था। ठीक है, तो ये कौन सी सेंचुरी में था? ये 12वीं सेंचुरी में था। और जो अब इसके बाद जो फैलता है, जो अपने राज्य को फैलाता, वो है हमीर सिंह। हमीर सिंह, हमीर सिंह जी हुए हैं मध्य प्रदेश से, ये उठे थे और इन्होंने एक के बाद एक करके जो है मध्य और उत्तर भारत पर अपना कंट्रोल कर लिया था, अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। और ये 13वीं सेंचुरी में हुए हैं। तो आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इन दोनों में से ही एक वह है जिसने इतने बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया हो। तो आप अगर फिर भी आपको आंसर नहीं मिला है तो आप मुझे फिर से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े अच्छे से हमारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आता है हमें स्टडी करवाने में, पढ़ाने में। पहले स्कूल में जाकर के पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद छुट्टी करने के बाद शाम को आप लोगों को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। और बस यही एक कार्य है कि भाई टीचिंग टीचिंग टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहिल जी ने हाथों हाथ एक क्वेश्चन और दे दिया है और ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। अब मैं समझ गया इनके पहले क्वेश्चन का क्या था सही मोटिव। तो इन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तो साहिल जी कह रहे हैं कि हासी, जिसे पहले आसी कहा जाता था, देखिए 16 नंबर पे हासी, जो आज कहा जाता है, और पहले इसका नाम था आसी। ये पूछा है साहिल ने कि हासी में जो किला बना हुआ है, हासी में जो किला बना हुआ है वो किसने और कब बनवाया। तो साहिल जी, आप का जो पहला क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपके इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है ना। देखते हैं, एक बार जवाब दीजिए, मुझे जरूर से जरूर जवाब दीजिए, ताकि मैं भी अपनी नॉलेज का परीक्षण भली भांति कर सकूं कि मैं आपके क्वेश्चन को कैच कर पाया हूं। यस यस यस, साहिल जी कह रहे हैं कि हाँ सर, यही आपने सही कैच किया है, ये वेरी गुड। तो यहाँ देखिए, वो जो शासक आपने पूछा था वो पृथ्वीराज चौहान हुए हैं। और ये कब हारे थे? ये 1192 में हारे थे।
लोधी से। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी में ये हुए हैं और हासी इनकी राजधानी भी रही है एक तरह से। इन्होंने वहां किला बनाया है और किला कब बना? 12वीं शताब्दी में। बारहवीं शताब्दी में यह किला बना। तो आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गजब के क्वेश्चन पूछते हैं हमारे स्टूडेंट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन आ रहा है कि पूछा गया है, सर शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? जबरदस्त प्रश्न पूछा है ये भी। शिवालिक है, प्रमुख नहीं पूछा, छोटी नहीं पूछा, या कोई किसी की सहायक नदी है ऐसा नहीं पूछा, बस ये पूछा कौन सी नदी निकलती है। तो मैं भी कोई भी नाम दे दूं, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, कांगरी शिवालिक की पहाड़ियों से। तो देखिए सरस्वती नदी प्रमुख नदी है, ये निकली है। और फिर इसकी सहायक नदी है मारकंडा। इसकी सहायक नदी मारकंडा है और मारकंडा की सहायक नदी है टांगरी। इस तरह से ये नदियां जो है बहती हैं। टांगरी नदी मारकंडा में मिलती है, मारकंडा नदी किसमें मिलती है? सरस्वती नदी में। तो ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है, तो क्या प्रश्न आया है? प्रश्न ये आया है कि जो दास वंश हुआ है, सबसे ज्यादा पावरफुल और प्रसिद्ध शासक पूछा है। तो दास वंश का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक, और वो हुआ है बलबन। बलबन वो शासक हुआ है और ये कब से कब तक रहा? 1265 से 87। 1265 से 87 इसने दिल्ली की गद्दी पर राज किया और बहुत से इसने कार्य किए। लौह और रक्त की नीति को इसने अपनाया। अपने इसने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत दूर दूर तक किया था। और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को इसने सुरक्षित करने के लिए बहुत सी ढांचे तैयार किए और इसने कुछ कर भी लगाए। इसकी अपनी ही एक प्रशासनिक व्यवस्था थी और जो मेवाती मेव थे उन पर भी इसने कंट्रोल करने का प्रयास किया। मेवाती मेवों ने के आगे हार नहीं मानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहां आपको बता देना चाहते हैं कि दास वंश जो हुआ है, दास वंश, इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। फिर उसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद आता है फिर रजिया, बहराम है और बलबन। इनमें बलबन है। अंतिम समय जो इनका शासन रहा वो रहा 1290 तक। 1290 तक इनका शासन रहा। और शुरुआत कब से होती है आपको पता ही है, शुरुआत होती है 1206 से। तो यहां से यहां तक ये शासन जो है बना रहता है हमारे भारत की दिल्ली पर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमारे स्टूडेंट के द्वारा। हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ही एक से एक छाटकर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिरोज शाह तुगलक। सर फिरोज शाह तुगलक के विषय में बताइए।
तो देखिए फिरोज शाह तुगलक के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये तुगलक वंश का जो है प्रतापी शासक हुआ है। तीसरे नंबर पर ये तुगलक वंश में शासक बनता है। पहले नंबर पर कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। फिर आता है जी मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर आता है जी फिरोज शाह तुगलक। अब ये तीन शासक हुए हैं, बहुत से कार्य किए हैं इन्होंने। इसने बहुत से अपने राज्य में जो है दूसरे राज्यों को जोड़ा, और फिर इसको गद्दी से हटा करके मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। इसने भी बहुत सी योजनाएं शुरू करने की कोशिश की, बहुत से कार्य करने की कोशिश की, नए नए प्लान्स लेकर के आया, लेकिन सारे फेल। और फिर इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक जब आता है, कब आता है जी? ये आता है 1354 में। 1354 में ये आता है, और आते ही ये सबसे पहले एक नए नगर की स्थापना करता है। वहां अपना किला बनाता है, और उस नगर का नाम है हिसार। हिसार की स्थापना करता है और एक वहां पर किला बनाता है। वहां से ये जो है कचहरी अपनी बनाता है और शासन करता है हरियाणा के क्षेत्र पर। तुगलक ही है जो हमारे टोपरा से जो अशोक का स्तंभ था वो दिल्ली ले गया, और ये तुगलक ही है जिसने हमारे उत्तर भारत में एक के बाद एक 302 शहर बसाए। 302 शहर बसाए। तुगलक वंश की ही देन है नहर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। और तुगलक वंश जो है ये दिल्ली में इन्होंने जो तुगलकाबाद बसा रखा था, ये उन्हीं की ही देन है। तो दिल्ली पर जिन जिन राजाओं ने शासन किया है उन्होंने अपने अपने नाम से उस क्षेत्र का नामकरण किया है। जैसे कि क्या क्या नाम हुए हैं आप खुद ही देखिए। तुगलकाबाद है, शाहजहां है, शाहजहां के नाम से है। तो बहुत से नाम आपको ऐसे मिलेंगे। तो ये थे हमारी आज की लाइव वीडियो से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन, और इसी के साथ ही आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए स्टडी 888 के साथ। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आपको लगता है कि स्टडी अच्छे से करवाई जा रही है, आपका बेनिफिट हो रहा है, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और जो नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इसी तरह से लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए और अन्य जो वीडियो मैं अपलोड करता हूं उन वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दीजिए मुझे इजाजत। मैं संजय कुमार फिर से हाजिर हो जाऊंगा आप लोगों के सामने। नमस्कार, जय हिंद।